बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप काइंडली कल वाला पेपर डिस्कस करें और इसको उर्दू में करें, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर जो भी हैं वो सब सिंधी में हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपकी उसको उर्दू में करें ताकि बहुत स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है हमें 123 कहता है इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज़ द फार अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाउंड। अब ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने इसमें आपको एक लॉजिक बताई थी, वो क्या लॉजिक थी? आर मी वक्स आर की, आर मी वक्स एंड देन आर, ये क्या क्या चीज़ है? आर रेडियो को शो करेगा और उसके अलावा आर जो ये लास्ट वाला ये गामा को शो करेगा। ये माइक्रो हो गया, इंफ्रा हो गया एंड देन विजिबल है, अल्ट्रा है और एक्स रेज है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको स्पेक्ट्रम मिल गया। इसमें ना हम ये पढ़ते हैं कि जैसे ही हम आर से रेडियो से आगे आएंगे, जैसे ही माइक्रो इंफ्रा विजिबल की तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी और बेंडिंग भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है? ये आर म्यूवक्स आर हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछता है, वो दूसरी अलग लॉजिक है, उसको हम कहते हैं एल बी पी एंड देन एल बी पी एंड देन बी पी। ये क्या चीज़ है? ये था लाइमन हमारा, ये बामर, ये पास्टन और ये ब्रैकेट एंड देन पीफन। ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा किसी भी शेल में गिरेगा तो अकॉर्डिंग टू लाइमन, लाइमन कहता है वो फर्स्ट शेल में आके गिरेगा, बामर कहता है नहीं भाई सेकंड में आके गिरेगा, पास्टन कहता है नहीं भाई वो थर्ड में गिरेगा, ऐसे ही करके हमारा ब्रैकेट कहता है नहीं वो फोर्थ में आएगा, ये कहेगा नहीं ये फिफ्थ में आएगा। सो ये क्या चीज़ है? ये कहते हैं जब लाइमन ने कहा कि भाई ये आएगा और फर्स्ट में आके गिरेगा, तो फर्स्ट में आके गिरने के बाद इसमें से इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेंगे, जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी लाइमन के अकॉर्डिंग वो आएगी अल्ट्रा वायोलेट। उसके बाद बामर कहता है नहीं ये अल्ट्रा वायोलेट नहीं आएगी क्योंकि ये सेकंड में गिरेगा, ये विजिबल आएगी। उसके बाद पीफन कहता है नहीं भाई ये इंफ्रा में आएगी। और उसके बाद जो आता है हमारा ब्रैकेट वो कहता है नहीं वो फार फार इंफ्रा में आए, फार इंफ्रा में आएगी। और पीफन कहता है नहीं वो फार फार इंफ्रा में जो लाइट की वेव्स होंगी वो वहां पे आएंगी। तो आपको ना ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि लाइमन के लिए हम अल्ट्रा यूज करेंगे, बामर के लिए विजिबल। अब ना एंट्री टेस्ट में, दूसरी एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि लाइमन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर बामर आएगा, फिर पास्टन आएगा या पीफन आएगा। तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए। फिर ये भी सवाल आते हैं कि लाइमन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या पीफन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या पास्टन की ज्यादा है, या वेवलेंथ भी आपसे पूछेंगे। तो ये ना आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि भाई किसकी हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, किसकी हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और कैसे होगी, इन सब में आप रिलेशन बना सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको इन सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने अब ये आपको बताया इससे मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 124 देखें। 124 क्या कहता है? कहता है द ओहम्स लॉ एप्लीकेबल इफ। अपना ओहम्स लॉ का आपको पता है, ओहम्स लॉ में हम कहते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें दो ग्राफ हमने बनाने होते हैं। ये भी मैं आपको ना एक बहुत बेहतरीन लॉजिक बता रहा हूँ ताकि ये आपको हर हर कोई भी आप जो भी आप 54 क्वेश्चन वाली मॉक टेस्ट लेंगे उसमें ये सारा पेपर आपको इंशाल्लाह काम आएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और ये हमारे पास हो गया करंट, और हमें कहता है ये हमारा ओहम कहता है कि लाइन इसकी आएगी लीनियर, और वो लाइन बराबर किस चीज़ की आएगी? वो लाइन बराबर आती है आर के। अब क्या चीज़ है ये आर? आर को हम कहते हैं ये है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये जो सीधी लाइन होगी तभी तो ओहम्स लॉ बनेगा, तभी हम कहेंगे भाई रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ये ना एक अलग ज़बान से मैं आपको, अलग लैंग्वेज से मैं आपको समझा सकता हूँ। वो कैसे? देखें, हमने पढ़ा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ से? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास से। यहाँ पे हम डायरेक्टली को जब ही कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पे कोई ना कोई हमने कांस्टेंट लगाना होता है, और कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? हम सी स्क्वायर कांस्टेंट लगा के इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट किया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर दिया।
इस तरीके से वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई डायरेक्टली की जगह पे कांस्टेंट आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा आर, और आई आर बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर या अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ना अलग तरीके से बने हुए हैं। ये क्या आता है? ये हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जो करंट होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे कांस्टेंट आर नहीं, ये के आता है, के वी बन जाता है, और के कंडक्टेंस बराबर होती है 1/r के। ये पुट करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ बन जाएगी। हमें सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये पूछता है कि जब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से और ये ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो कांस्टेंट कौन सी चीज़ है? आप कहेंगे भाई रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वजह से मैंने ना आपको बताया था कि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, या टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ है? ये ना टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी देखें, अगर मैं टेम्परेचर को, अगर रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो मुझे ये मतलब मुझे रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना होगा। अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट नहीं रखूंगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखूंगा, तो ये कोई ना कोई फर्क बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो अभी इसमें पूछ रहा है कि ओहम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर क्या होगा? आप कहेंगे वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ये मैंने ना आपको बहुत सारी बातें बता दी। V डायरेक्टली I से होगा तो क्या आएगा, I डायरेक्टली V से होगा तो क्या आएगा, उसमें ग्राफ कौन सा बनेंगे, R कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली होती है तो उसको हम लीव करके कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते। ये बहुत सारी आपको मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125 आ रहा है। 125 अगर हम क्वेश्चन देखें तो कहता क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द DC करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स इंटेंसिटी। ये ना ये बुक की लाइन है। बुक की लाइन में क्या कहता है? कहता है कि जो करंट टाइम के हिसाब से चेंज ना करे उस करंट को हम क्या कहते हैं? उस करंट को हम कहते हैं स्टेशनरी करंट। वो करंट जो टाइम के हिसाब से चेंज ना करे, अपनी इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी बरकरार रखे, अगर वो लीनियरली जा रहा है तो कोई एम्पलीट्यूड, कोई किसी चीज़ में कोई कमी या पेची ना आए, तो ये क्या होगा? जब स्टेशनरी करंट होगा तो टाइम के हिसाब से हम कहेंगे जो स्टेशनरी करंट है ये टाइम के हिसाब से इक्वल होता है, कोई भी इंटेंसिटी की में कमी नहीं आती, और इसी स्टेशनरी करंट को हम कहते हैं स्टीडी करंट। स्टीडी करंट कौन सा करंट? स्टीडी करंट, वो करंट जो टाइम के हिसाब से अपनी इंटेंसिटी को बरकरार रखे। ये हो गया हमारा डन। उसके बाद हम कहेंगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इन पैरेलल टू द एक्सटर्नल लोड, इन सीरीज टू द एक्सटर्नल लोड। ये भी बहुत सिंपल है। देखें, अब हमें पता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इस तरीके से अटैच होगा एक्सटर्नल लोड से कि वो दोनों सीरीज में होते हैं। तभी तो हम करंट को जब फाइंड करते हैं तो R + R करके इसको लिखते हैं। तो ये भी हमें पता चल गया कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा एक्सटर्नल लोड के। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। आपने ये सारी लॉजिक्स जो भी मैंने बताई इसको सही से ज़हन में बिठा देना है। सवालात इसमें से ही आते हैं, बस घुमा फिरा के देंगे। अगला जो मॉक पेपर होगा आपका, वो जब आपकी टेस्ट होगी या इंशाल्लाह कोई आप मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी आगे देखें तो हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 127 आ रहा है। 127 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट्स अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कॉल्ड। टर्मिनल ऑफ बैटरी में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये भी सिंपल बुक लाइन है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू, ये भी बहुत सिंपल है। हम पावर को क्या कहते हैं? पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क को हम क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो यही तो वाट है ना, वाट इज यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन को फाइंड करना है। ये भी ना बहुत, इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ, बट ना मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ। मोमेंटम जो होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा से, ये हमें पता है, और इससे ही हमने बहुत सारे इक्वेशन किए। मैंने मॉडर्न फिजिक्स में आपको सारा पढ़ाया हुआ है। आप वो लेक्चर देखेंगे तो मैंने इसकी डिटेल भी बनाई हुई है। ये क्या है? ये लेमडा इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा,
जाएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने अभी तो आपको बताया कि जब भी इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाते हैं ना, वो हम क्यों कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, एश को कांस्टेंट करेंगे, अपान में लेमडा रख लेंगे, पी इज इक्वल्स टू एश बाय लेमडा बन जाएगा। और ये क्या है, हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁷, देन व्हाट इज द इट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होगी, हम ना v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा करते हैं, और यहाँ पे v कहता है ये c के बराबर है, और c इज इक्वल्स टू अगर एफ लेमडा करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए c बाय लेमडा हो जाएगा। और एफ इज इक्वल्स टू सी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन डिवाइड हम उसको कर देंगे किस चीज़ से, 3 × 10⁻⁷ किस से, मीटर से। ये यहाँ पे ना हमने यूनिट नहीं रखा, ये मीटर ही बनेगा। मीटर में कैंसिल हो गया, 10⁻⁷ अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में, -7 ऊपर +7 में बन जाएगा, 3 में हो गया कैंसिल, 1 × 10⁻15 हमारा आंसर आ गया प्लस में, तो ये सी वाला करेक्ट हो गया। द एनर्जी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, एनर्जी होती है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होती है, एनर्जी पढ़ा तो अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये हमने पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, इससे कोई भी एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, शाबाश। अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। ये भी बुक लाइन है, हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन से चलता है, और जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है उसमें हमने पढ़ा था भाई, इसमें अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से इसको अगर इफेक्ट आए, इसमें भी हमने कोई ना कोई करंट को प्रोड्यूस करना हो तो ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है। या हम कहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन तब होगा जब इसमें करंट चेंज हो, इसमें इंड्यूस हो ईएमएफ। अगर इसमें करंट चेंज होता है और इसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस हो तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर इस चीज़ पे ही वर्क करता है। उसके बाद सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग है, कहता है इफ अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न्स ऑन सेकेंडरी, आउटपुट वोल्टेज इज हाफ आउटपुट। अच्छा, ये ना बहुत सिंपल है। अब ये हम कहते हैं ये वाला हमारे पास प्राइमरी है, ये वाला हमारे पास प्राइमरी है, और ये हमारे पास सेकेंडरी है। प्राइमरी से हम सेकेंडरी तक जाते हैं, हम कहेंगे भाई ये इनपुट है, ये इनपुट है, और ये क्या हो गया, ये आउटपुट है। अगर हम कहेंगे इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 500 है, और इसके नंबर ऑफ टर्न जो है वो 250 हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत किसके, सेकेंडरी की वोल्टेज के। सेकेंडरी की वोल्टेज हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये 500 है, ये 250 है, तो जाहिर सी बात है ये हाफ हो जाएगा, ये डबल। तो इनपुट वोल्टेज हमारी डबल होगी आउटपुट वोल्टेज से। इनपुट वोल्टेज कहाँ पे सवाल, आउटपुट वोल्टेज इज हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज, ये से करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये हम ना करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये किस चीज़ के बराबर आता है पता है, बी के बराबर आता है। मैग्नेटिक इंडक्शन कहो, मैग्नेटिक फील्ड कहो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहो, ठीक है, ये सब इसके नाम है। अच्छा देखें कहाँ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया, ये तो सब सेम सवाल, ये एंट्री में बहुत सेम सवाल आ रहे हैं, क्यों बोला। अच्छा, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया, ये तो फ्लक्स हो गया, ये भी सिंपल। व्हाट डज द मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर, अरे ये भी तो बहुत सिंपल है, ये भी फ्लक्स के ही अकॉर्डिंग है, क्या मेजर करता है आपको पता है ना, आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मेजर करता है। देखें फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस एरिया में कितनी पास कर रही हैं वो हमें पता करना होता है, ये फ्लक्स होता है। तो ए हम देखेंगे एरिया सराउंडेड बाय मैग्नेट को मेजर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कह सकते हैं, बट इसको फिलहाल देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि स्ट्रेंथ बताता है भाई जितनी भी लाइन है स्ट्रेंथ हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को छोड़े, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ये बी वाला करेक्ट कर दें, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ही बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 137 आ रहा है द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल्स टू। अच्छा, ये वाला ना बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम चेंज करते हैं, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
अब क्या कहेंगे, v में चेंज आ गई विथ रिस्पेक्ट डिस्टेंस। अब हम d को जो है उसके रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो ये d आ गया इस तरीके से, विथ रिस्पेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट हमने डिस्टेंस रख दिया, और उसका जो हम कहते हैं ये बराबर होता है किस चीज़ के, E के बराबर होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये E ग्रेडियन के बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज E बाय द एप्लीकेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू। अच्छा, पूछ क्या रहा है कि भाई 1 वोल्ट का कोई भी इलेक्ट्रॉन माना 1 वोल्टेज हम दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, और 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या होगी 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है ये भी। उसके बाद विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ अ चार्ज इन फोर्स बिटवीन देम। और कॉलम्स लॉ सिंपल, व्हाट डज द कॉलम्स लॉ तो पता है ना आपको, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये चार्ज और फोर्स के बिटवीन हमें रिलेशन बता रहा है। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, साइज ऑफ द चार्ज। छोड़ दें इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की साइज कितनी भी हो, सॉरी चार्ज की साइज कितनी भी हो, फील्ड लाइंस तो आएंगी ही आएंगी, तो ये भी लीव कर दें। इफेक्टिव एरिया फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ एरिया बताता है कि भाई ये एरिया में आप फोर्स लगा सकते हैं। पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, पाथ फॉलो, पाथ तो भाई इसके बहुत डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, नहीं ये भी नहीं होगा। स्पीड ऑफ द, नहीं बस ये वाला कौन सा इफेक्टिव एरिया करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 न्यूटन कॉलम किसके बराबर, 1 न्यूटन पर कॉलम इक्वल्स टू। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। फोर्स पर यूनिट चार्ज हम कहेंगे किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा। अच्छा, इसको ना ये लॉजिक से बता रहा है, किस लॉजिक से बता रहा है, किससे किससे किससे, हम इसको वोल्टेज से पढ़ सकते हैं। वोल्टेज से कैसे, वोल्टेज बराबर होती है वर्क पर यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज में कितना वर्क हो रहा है, और वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी अपान में क्यू। तो एफ क्यू किस चीज़ के बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया, तो ई डॉट डी इज इक्वल्स टू वोल्टेज, यहाँ से ई हम निकालेंगे तो वी बाई डी हो गया, तो वोल्टेज वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आ गया। सही है ना, जल्दी तो नहीं करा, जल्दी इस वजह से कह रहा हूँ ताकि वीडियो ना बढ़े और आप बहुत चीज़ें सीख लें। 142, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। अब ये तो बहुत सिंपल है, ए फिजिकल्स टू एम, ए फिजिकल्स टू एम कितनी है 0.5। ये जब भी किसी चीज़ को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हाफ हो जाती है, लाइक ये 5 है तो 5 हो जाएगा। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी किसी चीज़ को आप 0.5 से डिवाइड करते हैं तो वो डबल हो जाती है, ये डबल हो गई। अच्छा, जब भी किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाफ हो जाता है, वो कैसे, मतलब ये 5 हो जाएगा। और जब भी किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को, ये लाइक हमें 10 है, उसको 0.25 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब ये 40 हो जाएगा। अगर हम इसको कहेंगे किस चीज़ से अगर हम क्या कहें, ये वाला इधर ही 10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से तो ये 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा, मतलब ये 2.5 बन जाएगा। ये भी आपको लॉजिक समझनी आनी चाहिए, मतलब ये 4 टाइम ऊपर जा रहा है या 4 टाइम नीचे जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 143, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत सवाल जो भी है ना, ये मैंने अपनी मॉक में आपको दिए हुए हैं। अगर मेरी तीनों मॉक आपने सही की थी ना तो उनकी उन स्टूडेंट के अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं, वो मुझे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उधर। तो व्हाट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें पता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम किस चीज़ को कहते हैं, हम कहते हैं किस चीज़ को, फोर्स को कहते हैं। ये भी मैंने दिया था सवाल। अच्छा, रेडिएशंस आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे डैमेज द सेल बाय। रेडिएशन जो होती है बॉडी में आके क्या करती हैं, वो ना डीएनए को डैमेज कर देती हैं बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डैमेजेस ऑन डीएनए। डीएनए में डैमेज तब होगा जब उसकी ना अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो जाएगी। अरेंजमेंट कैसे मुख्तलिफ होगी, उसमें आके जो रेडिएशंस अपने आयन्स बनाते हैं ना, आयन्स बनाएंगे या कोई प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस बना के इसकी अरेंजमेंट को डिफरेंट कर देंगे, तो ये डीएनए डैमेज हो जाएगा, बॉडी में आके नुकसान बना देगा बाय प्रोड्यूसिंग आयन्स इन सेल्स। ये भी बुक की लाइन रखी हुई है। उसके बाद व्हिच आर द फॉलोइंग रिजल्ट इन द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस चीज़ से बनती है, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है
कि वेलोसिटी अगर क्या करे, वेलोसिटी अगर अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है तो उसमें कौन सी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वही वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो उसमें कौन सी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, AC। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर देखें 146, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ये तो सिंपल है। A wheel of bike rotates from rest and achieves 6.2 रेडियन पर सेकंड, मतलब इतनी वेलोसिटी है कोई भी व्हील की 2 सेकंड में। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर, ये भी बहुत सिंपल है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टी। ओमेगा कितनी है 6.28, डिवाइड हम कर देंगे इसको 2 से, ये बहुत सिंपल बन गया। ये आ गया हमारा जवाब। उसके बाद देखें द रेशियो बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल्स टू, अच्छा लीनियर वेलोसिटी इन रेडियस इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत सिंपल है, वी टी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर आ गया। ये भी बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एंगुलर वेलोसिटी बी। व्हाट लॉ हैज ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हम क्या कहते हैं, वो ग्राफ बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो हम कर के आए हैं पहले से ही। अच्छा, उसके बाद देखें 150, ड्यू टू सडन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द कार मूविंग ऑन द रोड। जो कार जो है रोड पे अगर चल रही है और उस पर सडन हमारा क्या क्या करता है भाई, रेन आ जाता है। जैसे ही रेन आएगा तो क्या होगा, रेन आने से फोर्स ऑफ इंजन डिक्रीज, नहीं इंजन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। ये एलिमिनेशन करते हैं। बैलेंस विल बी मेंटेन्ड which which of the following true for the car moving on the road। बैलेंस विल बी मेंटेन, बैलेंस मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये करंट सॉरी ये हमारी बारिश पड़ रही है तो जाहिर सी बात है इधर उधर होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इफेक्टेड, अगर मूव आप सीधा सीधा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसका बी होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इफेक्टेड, डायरेक्शन को कोई फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कोई फोर्स तो नहीं लग रहा ऊपर से। अगर फोर्स लगे इधर इधर फिर भी ये थोड़ी स्टॉप होगी कार, बाकी तो ये सीधी जाएगी। चलिए लीनियर मोमेंटम इंक्रीज, लीनियर मोमेंट नहीं, वो तो सीधा जा रहा है, इंक्रीज करे या ना करे उससे रेन का आना जाने का फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल में बैलेंस विल बी मेंटेन सही रहेगा। फिर भी आप ना ये कंफर्म कर लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर की इफेक्ट क्या, डॉपलर इफेक्ट का कौन सी एप्लीकेशन इधर है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी छोड़ दें इसको, मयरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ये पकड़ लें, क्योंकि बस ये ना बी कोई कर लें क्योंकि ABCD ये नन ऑफ दिस तो है नहीं कोई। तो ये क्या है कि ऑटोमोबाइल जो भी होती है, ये कार वगैरह है, तो हम यहाँ पे जो ट्रैफिक वाला होता है, ट्रैफिक वाला आगे से ही जान जाता है कि भाई एक बंदा आ रहा है, उसकी इसमें ना ये रेडार भेजेगा, ये रेडार जैसे ही भेजेगा तो ये उसकी वेलोसिटी मतलब चेक करेगा। चेक किस तरीके से करता है, ये जो रेडार अपनी लाइट इधर आएगी, वो जब लाइट इधर आई तो ये भी सोर्स भी मूव कर रहा है, और लाइट जब मूव करके उसके पास आएगी तो इसकी वेलोसिटी, आप ना ये मैंने डॉपलर इफेक्ट में सही तरीके से समझाया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये रेडार वर्क करता है। और उसमें क्या है, सेंडिंग रेडार सिग्नल्स। अच्छा ये क्या आ गया, अच्छा इसमें रेडार सिग्नल सेंड करना है। अच्छा मैयर मेनली जो होता है ना, डॉपलर इफेक्ट मैयर करता है किसी भी स्पीड को, तो सेंडिंग रेडार तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना, मैयर वाला कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे कहे कि भाई मैयरिंग द स्पीड बाय सेंडिंग रेडार, फिर सही होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो पार्टिकल नेचर के होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन इन स्पेस, प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिट प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन इन स्पेस, मतलब वो स्पेस में नहीं चल सकता क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है। फेनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फेनोमिना दिखाता है सुपरपोजिशन कर सकता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो जवाब होगा ये यही होगा, डी वाला। मुझे डी इसका सही लग रहा है। ठीक है, तो डी इसका कंफर्म कर लें। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज इज, तो वो तो हीट होती है ना, अमाउंट ऑफ हीट। ये भी सिंपल है। ये वाले सब आप देखें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला जो था ये हम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और मैयर कर रहे हैं, देन फेनोमिना ऑफ वेव की सुपरपोजिशन हो रही है, हीट हमें पता चल गया। उसके बाद अगर हम देखें तो सवाल हमारे पास आ रहा है 154 क्या कहता है, व्हिच स्टेटमेंट इज द बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज।
अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट चार्ज को डिफाइन कर रही है? ये गाशियन सरफेस से सवाल आया है, ठीक है। गाशियन सरफेस क्या कहता है? वो कहता है कि जो कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस में कोई भी चार्ज है, उस सरफेस पे डिपेंड नहीं करता गाशियन सरफेस, क्योंकि इसमें आप पढ़ें फिर से। ये कहता है कि विच स्टेटमेंट इज द बेस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में ये कौन सी मतलब इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज पे तो डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस इन विच द बेस्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस इन विच चार्ज इज क्लोज्ड। सही है, कोई भी आप शेप ले लें तो ये वाला सही रहेगा, सी वाला। इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ चार्ज इन स्पेस, इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ चार्ज इन स्पेस, कहाँ पे भी आप रखें चार्ज को स्पेस में, ये वाला सही रहेगा, सी वाला। सी वाला क्यों सही रहेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि गाशियन सरफेस में अगर शेप आप कौन सा भी रखें तो ये आपको फिर भी गाशियन वो स्टेटमेंट मिल जाती है ना चार्ज के हिसाब से, तो ये सही रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस में चार्ज इज इनक्लोज इन बीटा पॉजिटिव डीके द न्यूक्लियर नंबर इज, तो ये वो कंजर्व हो जाएगा। ये मैंने ना उस दिन भी आपको समझाया था कि जब बीटा जो होती है उसकी पॉजिटिव एमिशन भी होती है, उसकी नेगेटिव एमिशन भी होती है। जैसे ही देखें, अगर कोई हमारे पास वाई है और वो एक्स में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें से ये इसका नंबर है 308 लाइक और ये 91 है, इसमें बीटा पॉजिटिव इमिट हो गया है। जैसे ही बीटा पॉजिटिव इमिट हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका 92 बन जाएगा, न्यूक्लियर नंबर रिमेन सेम रहेगा। अगर ये बीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये 90 बन जाएगा। ये मैंने ना उस दिन आपको बताया था, ये कंफर्म हो गया। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से आ रही है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगी? उसमें ना एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे बाल आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बस उसके अलावा अगर टोटल एनर्जी देखें तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो mgh प्लस 1/2 टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये टोटल एनर्जी के बारे में ये सवाल मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो ये हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये c के बराबर या वेलोसिटी के बराबर होता है। क्या कहता है इधर? स्पीड ऑफ द वेव, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद देखें कहता क्या है? दैट बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, एक ही हाइट से दोनों मासेस गिरा दिए गए हैं एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे। वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द सेम, किस क्या सेम रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी दोनों की। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम moving in a circle of radius 2 meter, if the body moves around a complete circle, what is the work done by the body? अच्छा, किसी भी सर्किल में, कोई भी यूनिफॉर्म सर्किल हो, इसमें हम कहते हैं करंट जो हमारा वर्क है वो वर्क ज़ीरो हो जाता है। क्यों क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि जो बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, उसकी जो उसका जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें 90 की डिग्री बन जाती है। 90 डिग्री हम कहते हैं कि जो वर्क होता है वो एफ डॉट डी कास थीटा के होता है, तो इस वजह से 90 डिग्री बनेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है, ये जो वर्क है, ये ज़ीरो के बराबर हो गया। इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स आर एंटी नोड्स। कोई भी स्टैंडिंग वेव बनाएं, ट्रेवलिंग वेव नहीं, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव उसको कहते हैं जो जाए और वापस वहीं पे वापस आ जाए, देखें इस तरीके से। और इसको हम कहते हैं ये इसके नोड हैं और ये वाले इसके एंटी नोड हैं। तो पूछ क्या रहा है कि अगर किसी भी एंटी नोड तो एंटी नोड, ये वाला जो एंटी नोड है, नहीं सॉरी, ये नोड और नोड है, ठीक है, ये नोड हैं दोनों, ये एंटी नोड है। कहता क्या है कि एंटी नोड तो एंटी नोड, ऐसा ही पूछा। इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, बिन दो नोड्स में जो डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा लेमडा बाय 2 के। और दोनों अगर इसके ऐसे करके करेंगे तो ये लेमडा के बराबर बन जाता है, क्योंकि एक पल्स लेमडा बाय 2 के बराबर आ गया और एक पल्स में दो नोड आ जाते हैं, तो वन नोड हमारा लेमडा बाय 2 हो गया। इसी तरीके से एंटी नोड तो एंटी नोड आप करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? लेमडा बाय 2। ये भी मैंने डिटेल में समझाया है आपको। अगर हम कहेंगे नोड तो एंटी नोड, ये लेमडा बाय 4 के बन जाता है। उसके बाद अगर देखें 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने ना आपको दिया था। 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है, अगर किलोवाट आवर को हम देखें तो ये बराबर होता है, अगर वाट आवर को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, वाट आवर होता है 3600 सेकंड के, ठीक है। यहाँ जोल कह दें इसको, वाट वाट सेकंड कहें या जोल कहें। वाट सेकंड क्या होता है? वाट सेकंड हम जोल को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अगर इधर
वाट सेकंड कहें या जॉल कहें। अगर हम किलो कर देंगे तो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है कि उसके साथ 1000 दे दें, 3600 और ये 1000 की 30, ये यहाँ से आएगा इधर, ये 3.6 यहाँ अगर ऐसे करें, यहाँ 3.6 इंटू 10 पावर आप इधर कर दें 6 कर दें, तो हम 10 पावर 6 किस चीज़ को कहते हैं, मेगा को कहते हैं। ये ना मैंने सेम सवाल यही मॉक में दिया, आप देख सकते हैं उसको भी। इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज 50 हर्ट्ज, द फोर्थ हार्मोनिक विल बी। तो ये भी हमें पता है, एफ प्राइम इज इक्वल टू एन एफ में हम 4 पुट कर देंगे, ये 50 हो गया तो 5 4 द 20 200 आ गए हर्ट्ज। ये भी सिंपल था। उसके बाद देखें, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ 19.6 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी। अच्छा, ये वाला सवाल देखें। अच्छा, पूछ क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है आपने, सही है। अगर उसकी जो इनिशियल है हॉरिजॉन्टल, वो क्या है, वो इनिशियल है 19.6, और उसके बाद क्या है, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें फाइंड क्या करना है, वी एफ फाइंड करनी है। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये यहाँ से वी एफ अगर निकालें तो 2as इज इक्वल्स प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। अगर हम कहेंगे 2 यहाँ पे आ गया और जी क्या आएगी 10 रख देते हैं, और यहाँ पे एस क्या आता है, एस नहीं दिया हुआ ये एस नहीं दिया हुआ है इसमें। अच्छा, फिर क्या कहेंगे हम, आप ना इसमें वी एफ फर्स्ट इक्वेशन से करें, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें वी आई कितना है 19.6 से, और प्लस कर दें ए कितनी है 10 है, और ये 2 कर दें, ये आ गया 20, और 20 जब प्लस करेंगे इससे 19.6 से तो क्या आएगा जवाब, ये आता है हमारा जवाब 20 इन 19.6, तो आ गया ना 39.6। ये देखें, यही इसका आंसर है या इसका आंसर कोई डिफरेंट है। देखें, इसको सही से कंफर्म करें कि यहाँ तो अ बॉल इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन कर रहा है, कोई भी बंदा हॉरिजॉन्टली जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड से, आफ्टर 2 सेकंड्स इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। 2 सेकंड के बाद इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा, तो ये स्टॉप तो कर रहा है, 2 सेकंड बना रहा है, तो 2 सेकंड के बाद भी यहाँ तो ये 19.6 तो नहीं रहेगा। अच्छा, ये ना थोड़ा कंफर्म करते हैं, ये डी होगा या ये डी होगा मेरे लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमने तो फुल लॉजिक से ये किया हुआ है। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सीलरेशन तो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम रहती है, कहाँ गया, रिमेन सेम रहती है क्योंकि वो जी के बराबर होती है। एंड वाइब्रेटरी मोशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन इधर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम हम पोजीशन को कहते हैं इधर साइड, दोनों साइड से, ट्रफ से हो या क्रेस्ट से हो, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। सिंपल क्वेश्चन है, शाबाश। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 136 को। अच्छा, मैं ना थोड़ा वाटर वगैरह पी लूँ तो इसको डिस्कस करते हैं। 166 देख लें, द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म किया हुआ हम उसको क्या कहते हैं, उसको हमें पता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और ये पीवी ग्राफ है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे कि भाई वर्क भी इसका 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस बन गया। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अच्छा, बाकी वाले करते हैं हम ही थोड़ा रेस्ट करके, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 167 आ रहा है। 167 क्या कहता है, कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, पढ़ते हैं क्या चीज़ है, डिक्रीजिंग एरिया, ये होगा कि नहीं, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक नहीं होगा, इंक्रीजिंग एरिया देखते हैं, स्लोइंग डाउन स्पीड, ये छोड़ दें। अब देखें ना, ये एरिया पे सवाल आया है तो हमें पता है कि एरिया से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हमने पढ़ा भी था ना, क्या पढ़ा था, NBA बाय चेंज इन टी, ये तो हमें याद है इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से। तो ए से डायरेक्ट है तो ए सी करेक्ट हो जाएगा। अ ट्रांसफार्मर यूज्ड ट्रांसफॉर्म अल्टरनेटिंग करंट इन वोल्टेज। सिंपल, यही होना चाहिए ना, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। अ सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ होता है।
एम्पलीफायर नहीं, ट्रांसमीटर नहीं, फुल वेव नहीं, हाफ वेव, क्योंकि हाफ वेव को पास करवाता है डायोड। उसके बाद देखें हाफ लाइफ ऑफ रेडान गैस इज 3.8 डेज, 3.8 डेज, 3.5 क्या कहेंगे 3.8 मिनट्स क्यों लिखा हुआ है, चलें ये 3.5 डेज कर दें, ये आपको रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये से कंफ्यूज किया जाए। उसके बाद अगर हम देखें ना क्वेश्चन नंबर आ रहा है 2 कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेराड 12 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट्स डीसी सप्लाई, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा हमें पता है कि जब कोई भी कैपेसिटर जो होते हैं वो दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज़ में अटैच हों, सीरीज़ में अटैचमेंट है कैपेसिटर की, तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं जब सीरीज़ में अटैचमेंट हो कैपेसिटर की तो उनकी हम अगर ऐड करेंगे तो 6 कैसे ऐड होगा, इसका अगर ओवरऑल सी इक्विवेलेंट निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, तो इसका क्या आएगा 6। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन मेरा ही है, ठीक है, यही एंट्री में आया है, ये 3 और 6 आ गया, ये 2 की टेबल लगेगी, ये 2 टाइम लगेगी और दे ये 3 सेम आ जाएगा, 2 की लगेगी, ये 1 एंड देन 3 2 द 6 6 3 द 6 2 द 12 12 2 द 24 हम इधर रखेंगे, 6 की टेबल 24 पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 1 द ये आ गया हमारा 4 टाइम, तो 4 हम इधर रखेंगे और ये आ गया हमारा 2, तो ये बन गया 24/6, ये इक्विवेलेंट बन जाता है। 6 की टेबल पढ़ेंगे तो ये 4 आ गया, मतलब 4 इक्विवेलेंट आ गया। उसके बाद हम रखेंगे Q इज इक्वल टू CV, चार्ज हमें फाइंड करनी है ना दोनों पे, Q रखेंगे सेम चार्ज, C इक्विवेलेंट हम रखेंगे 4, उसके 200 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 6 आ गया, 6 एंड देन 0 तो ये 6 आ गया। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, हम ना एक इसमें लॉजिक देखेंगे, ये तो नहीं 4 2 ज़ा 8 आ रहा है, तो 8 हम देखेंगे यहाँ पे अगर आ रहा है तो हम ना इधर कैंसिल भी कर देंगे, क्या कैंसिल करेंगे, देखें इसमें हमें पता है कि जब सीरीज़ में होते हैं कोई भी कैपेसिटर तो उनकी चार्ज सेम होती है, ये तो आपको पता है ना, चार्ज सेम होती है, तो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं, यहाँ पे भी चार्ज सेम नहीं, इन दोनों में भी चार्ज सेम नहीं, ये बी वाला टिक कर दें, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम होती है ना दोनों में। अ सॉफ्ट सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक वायर हैज़ रेजिस्टेंस आर इट्स स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ डबल बट इट्स रेडियस स्टेज कांस्टेंट। अच्छा ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्ट्रेचिंग वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ना क्या हो जाता है आर 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है, बट यहाँ पे रेडियस को इसने कांस्टेंट रख दिया, अगर रेडियस को कांस्टेंट नहीं रखता तो हम 4r को टिक करते, बट इसने रेडियस को कांस्टेंट रख के हमें जस्ट महदूद कर दिया r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की तरफ से, तो हमने क्या भाई r जो है डायरेक्ट है l से, एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि रेडियस सेम है तो ये 2r हो जाएगा, ये डबल तो वो भी डबल हो जाएगा। उसके अलावा द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 इज 332, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 50, ये भी सिंपल है, ये कैसे करेंगे, हम कहेंगे Vt इज इक्वल्स टू V0 होल अंडर रूट, क्या रखेंगे इधर T केल्विन रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे 273, ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप इसको आगे खुद करें तो खुद कर लेंगे ना, T केल्विन कितना आएगा, अगर आप देखें तो T केल्विन आ जाएगा 323, ये आ गया 273 होल अंडर रूट V0 है 332 इज इक्वल्स टू Vt, अगर Vt को करें 332 सेम रखें और इसको हम अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन है ना, इसको अगर हम कहेंगे भी तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट बचेगा कितना, बचेगा 50, तो 273 में से 50 बचा, उसमें से 0 देंगे, मतलब ये 9 के करीब आ जाएगा, 0 देंगे फिर 9 देंगे 1.09। अच्छा ये ना आप खुद कैलकुलेशन कर लें, इसका जो भी आ गया इसका आंसर, इसको डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकालें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 332 को, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये 300 तो नहीं आएगा क्योंकि ये मुझे याद है कि -50 का 300 आता है, ये +50 है तो 332 भी नहीं आएगा, ये या तो 362 होगा या 382 होगा, 382 या 362 इन दोनों में से आपने देखना है। अ फोर्स 2F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ मास 10 किलोग्राम। अच्छा चलें इसको भी हम बनाते हैं, ये क्या चीज़ कह रहा है, इसको हम बनाएंगे सही से सीखेंगे। कहता है कि कोई भी मास है, कोई भी कार वगैरह है, उस कार का क्या सीन है, उस कार का ये सीन है कि उस पर हम ना उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स ऑफ 2F
2F हम इस पे लगा रहे हैं, 2F चलें 2F लग गया। उसके बाद क्या है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 किलोग्राम, ओके हो गया। उसके बाद है प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ, ये प्रोड्यूस कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, यही कार है, नहीं यही कार है या दूसरी कार है, देखते हैं क्या कहता है। चलें अ फोर्स ऑफ 5F जो है वो एक्ट कर रहे हैं हम इस पे ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास हम नहीं दे रहे आपको। प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, इसमें एक्सीलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m का मास पूछ रहा है। मेरे ख्याल से ना ये दोनों जो कार हैं उनका मास सेम रहेगा। यहाँ अगर सेम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से f निकालेंगे तो यहाँ f इधर ही पुट कर देंगे तो यहाँ से m फाइंड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, करते हैं इसको। चलें इधर से तो f निकालें, f इज इक्वल्स टू एम ए। f कितना रखेंगे, 2f रखेंगे, और m कितना रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 30 ये हो गया 300, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 150 हो गया, ये 150 हमारा f आ गया। इधर f को पुट करेंगे m फाइंड हो जाएगा। f इज इक्वल्स टू एम ए, f कितना है 5f है, और उसके बाद m कितना है वो फाइंड करना है, a कितना है 25 है, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है 150, और m हम सेम रखेंगे, ये 25 इधर आ जाएगा। और क्या होगा, 5 की टेबल 1 टाइम, इधर 5 टाइम, 5 की टेबल इधर 3 टाइम, 30 हमारा आंसर आ गया। सही है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आप इसको रिव्यू करेंगे, इसको पीछे लेके जाएं वीडियो को, आपको ना पता चल जाएगा मैंने ये जल्दी जल्दी में कैसे किया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है, वन डायरेक्ट वोल्टेज टू अनदर डायरेक्ट वोल्टेज, नहीं डायरेक्ट का तो काम ही नहीं होता। अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी सही है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग को अल्टरनेटिंग में ही तब्दील करता है, कोई इसमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड कर देता है। हाई वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्ट टू लो वैल्यू डायरेक्ट वोल्टेज, नहीं डायरेक्ट तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। अ लो वैल्यू अल्टरनेटिंग टू हाई वैल्यू, नहीं डायरेक्ट नहीं। ये वाला कहाँ गया, बी वाला करेक्ट है। एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एनर्जी ई, स्टेट ऑफ एनर्जी ई से ट्रांजिशन लगाता है तो वन ऑफ अ लोअर, अब लोअर के पास जा रहा है, ई के पास जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इन टर्म्स ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एच इन द स्पीड ऑफ लाइट सी। अच्छा इसमें ना इसकी भी वेवलेंथ पूछ रहा है, इसकी भी वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि पहले इतना हाई से आप लो को सब्ट्रैक्ट करें। E1 ये हाई है और ये लो है, तो ना आपने क्या करना है, E1 माइनस E2 कर देना है। एनर्जी क्या होती है पता है आपको, एनर्जी होती है आपको पता है, एनर्जी होती है mc स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू m अलग रखेंगे, c इधर c कर देंगे। mc क्या होता है, mc इज इक्वल्स टू pc होता है, ये मोमेंटम हो गया। और अभी तो पढ़ा मोमेंटम बराबर होता है एच अपान में लेमडा और सी के, ये हो गया एच सी बाय लेमडा। अब हम इधर रखेंगे एच सी बाय लेमडा, इधर माइनस कर देंगे एच सी बाय लेमडा, इधर ये 2 रख देंगे, इधर ये 1 रख देंगे। अच्छा ये पूछ लेमडा रहा है ना, ये सीन देखें, ये सीन देखें ना, ये या क्या आप कर देंगे, ये एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा हो गया ना, लेमडा इधर चली जाएगी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाय E1, ठीक है। और उसका हो गया ये एच सी बाय E1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एच सी बाय E2, क्योंकि हायर में से लोअर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, आप अगर बात मेरी समझ गए तो ये बहुत सिंपल था। एच सी E1 एच सी E1 सी देखें, एच सी E1 एच सी E2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाता है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर भी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, आपको समझ नहीं आया हो और मैंने जल्दी में वो पढ़ा दिया हो आपको, तो मेरा व्हाट्सअप आपको पता है, आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, दुआ में सर को याद रखिएगा।